हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हम अपना मसल वाला टॉपिक कर रहे थे। मसल कॉन्ट्रैक्शन की हमने थ्योरी पढ़ी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आज हम अपना उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। आ जाएगा हमारा फैटिगनेस। फैटिगनेस चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो देखिए, फैटिगनेस क्या होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। वही होती है फैटिगनेस, जब लगातार मसल में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता रहता है, लगातार मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ज़्यादा एक्सरसाइज होती है मसल में, ज़्यादा एटीपी यूज़ होती है, तो इससे क्या होता है, मसल के अंदर थोड़ा सा टाइम के लिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उसको ही बोलते हैं हम, तब बोलते हैं मसल में फैटिगनेस आ गई। ऐसा कब होता है, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स के अंदर। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने कई बार क्या होता है, हम बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कमी पूरी नहीं हो पाती, तब बनता है हमारा लैक्टिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा होता है कि हमारी मसल्स के अंदर जब एन इन इन वो हमारी पूरी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रहती है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन के साथ। ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे में फिर एक तो बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बन जाता है और साथ में एनर्जी बन जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऐसा होता है लैक्टिक एसिड। देखिए ये होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ऐसा। इसमें क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड होता है, ये बनता है किससे, पायरुविक एसिड से ही बनता है। पायरुविक एसिड की मॉडिफिकेशन से बनता है। उसमें जब उसका वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, तब बनते हैं हमारे ये लैक्टिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे अभी, जब हमारा वो चैप्टर आएगा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसी के अंदर भी आएगा हमारा ये टॉपिक, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन क्या होता है, तब लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिससे क्या होता है, मसल्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, और मसल सही से काम नहीं कर पाते, उनमें जमा होने लगता है, स्टोर ज्यादा हो जाता है, जिससे पेन होता है और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है उस जगह पे, उसी को हम बोलते हैं क्रैम्प्स पड़ना। सूजन आ जाती है और फिर काम नहीं कर पाते कुछ टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम जब हम रेस्ट करते हैं, तब वापस से जो लैक्टिक एसिड बना होता है, ये वापस से ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर वापस से हमारी मसल सेम पुरानी की तरह काम करने लगती हैं। तो एक साइकिल होती है कोरे साइकिल, ये होती किसमें, लिवर में। इसका काम क्या होता है, इट रिसाइकल लैक्टिक एसिड। कितना, मान लीजिए जितना बनाया ना उसका 4/5, तो ये लैक्टिक एसिड रिसाइकिल कर देगी, सिर्फ 1/5 रह जाएगा मसल्स में, और 1/5 इतना हार्मफुल नहीं होता, 1/5 रिमेन। उसको क्या करेंगे, किडनी के थ्रू पास कर देंगे, बाकी उसको वेस्ट समझ के बॉडी से बाहर निकाल देंगे जो बच जाएगा हमारा, या फिर उसे भी कहीं यूटिलाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो बॉडी में रहता भी है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कुछ सफिशिएंट अमाउंट तो रखा जाता है बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का भी, वरना क्या होगा, उनसे डिफ्यूजन वगैरह में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम रखते हैं, बाकी 4/5 जो है उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। ये कोरे साइकिल होती है जो कि लिवर में होती है, जो कि मसल्स का क्या करती है, लैक्टिक एसिड बनता है उसको रिसाइकिल करती है। तो देखिए एक बार इसे लिख लीजिए, फैटिगनेस का मतलब क्या होता है, देखिए फैटिगनेस का मतलब होता है इम्प्रॉपर मसल फंक्शन, इम्प्रॉपर मसल वर्क ड्यू टू excessive contraction, due to excessive contraction and formation of lactic acid। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है,
वो इम्प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ढंग से काम नहीं कर पाते, उनमें सूजन क्रिएट हो जाती है, फैटिगनेस, या फिर इसे वो बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन मसल्स, इन्फ्लेमेशन थोड़े टाइम के लिए इन मसल्स ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है फैटिगनेस की। मतलब समझिए क्या होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, वो सही से काम नहीं कर पाएगी और उसमें सूजन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फैटिग। इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, हाथ में पैर में, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। अब आएंगे इसके आगे, नोट कर लीजिए, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं अब आएंगे हमारी मसल्स के दो टाइप आते हैं। देखिए मसल्स भी हमारी स्केलेटल मसल्स में भी दो तरह की मसल्स होती हैं। क्या होता है, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, हम रनर्स भी हम देखते हैं, रनर जो होते हैं रेसिंग में दो तरह के रनर होते हैं। पहले वो जो छोटी रेस कवर करते हैं लेकिन काफी स्पीड से कवर करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्रिंटर। वो क्या करते हैं, काफी तेज भागते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, रनिंग का टाइम, रनिंग की जो डिस्टेंस है वो काफी छोटी होती है। दूसरे होते हैं मैराथन रनर, जो कि थोड़ा स्लो भागते हैं लेकिन उनकी डिस्टेंस काफी लंबी ट्रैवल करते हैं, तो उससे थोड़ा स्लो भाग के लंबी दूर तक जाते हैं, वो बहुत छोटी ट्रैवल नहीं करते। तो दो टाइप के रनर बने, पहले जो कम टाइम में कम डिस्टेंस में ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल होता है चीता। अच्छा हो सकता है चीता में भी यही होता है। चीता क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं भाग पाता, वो थोड़े बहुत कम टाइम के लिए भागता है, मैक्सिमम 1 मिनट या उससे भी कम। लेकिन उसी टाइम में वो क्या करता है, अपने बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहा है, बॉडी करीब 300 कैलोरीज तक एक बार में बर्न हो जाती है उसकी। लेकिन दूसरे टाइप होते हैं मैराथन रनर, वो धीरे धीरे भागते हैं, करीब 5-5, 6-6 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा की रनिंग जो होती है डिस्टेंस, उसको कवर करते हैं। तो दो टाइप के रनर बने, पहले स्प्रिंटर और दूसरे मैराथन रनर। ये किस बेस से बनाया हमने, एनर्जी कंजप्शन के बेस पे, एनर्जी यूज इन वेरी शॉर्ट इंटरवल, ये बहुत छोटे कम टाइम में सारी एनर्जी अपनी यूज कर देंगे। दूसरे हैं जो धीरे धीरे चलेंगे, शुरुआत से अपनी एनर्जी बचाते रहेंगे, धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे और एंड तक रेस जीत जाते हैं, कछुए वाले। एनर्जी यूज इन प्रॉपर सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम लेके करते हैं। तो इस बेसिस में हमने दो तरह की मसल्स बनाई है, पहली वो मसल जो इधर काम करेंगी, दूसरी वो मसल जो इधर काम करेंगी। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप की मसल्स दोनों की यूज होती हैं उसमें। ठीक है, तो यहां से हम टाइप बनाते हैं मसल्स के। देखिए मसल टाइप्स ऑफ मसल्स। पहली वाइट मसल, और दूसरी रेड मसल। यहां बन गया रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, लाइन डालते हैं। देखिए ये वो मसल होती हैं जो कि शॉर्ट इंटरवल में काम करती हैं। ठीक है, दे वर्क फॉर शॉर्ट इंटरवल। इनमें क्या होता है, बहुत सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करती है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी एक फिक्स टाइम में यूज करके एकदम से बहुत ज्यादा अच्छा बूस्टअप देती है। लेकिन क्या होता है, वो बूस्टअप बहुत लंबा नहीं टिक पाता, बूस्टअप थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। उनको बोलते हैं स्प्रिंटर रनर। इनके साथ भी होता है, ये शुरुआत में बहुत तेज दौड़ेंगे, मैक्सिमम जैसे इनकी थोड़ी सी डिस्टेंस कवर होगी, ये धीरे हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जो थी, जो पूरी रेस थी, जो यहाँ पे बंदा 5-6 किलोमीटर में लगाता है, वो एनर्जी लोग 1 किलोमीटर या 500 मीटर में लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनकी खत्म हो जाती है जल्दी एनर्जी। स्पीड ज्यादा रहती है इनकी, ये बात पक्की है, इनकी स्पीड भले स्लो रहेगी लेकिन ये लंबा दौड़ेंगे, ये कम दौड़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल। ये लंबे चलती वाली मसल्स, दे वर्क फॉर लॉन्ग इंटरवल
ठीक है। अब आती है दूसरे टाइप की, दूसरी इनकी क्वालिटी। एक पिगमेंट होता है इनके अंदर जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। पिगमेंट का काम देखिए, दो चीज होती है पिगमेंट में। हमने एक पिगमेंट और भी बता रखे हैं जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। इनका काम क्या होता है, ये कलर देते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड में कलर देता है, जिससे लाल कलर आता है। कुछ जानवरों में, ऑक्टोपस वगैरह में अलग अलग कलर के खून भी मिलते हैं, किसी में हरा है, इवन ब्लू कलर का भी, जो हमारे एनालिड्स वगैरह होते हैं। ऐसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे मोस्टली, यहाँ पे हमेशा ह्यूमंस में रेड कलर का ही मिलता है हीमोग्लोबिन। लेकिन उसका काम क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन कलर देना तो एक सेकेंडरी का वर्क है, प्राइमरी वर्क कलर देना थोड़ी है उसका। भी कलर के लिए, डिजाइनिंग के लिए थोड़ी बनाना हमने ब्लड। कोई भी चीज हम ऐसे थोड़ी डालते हैं कि डिजाइन के लिए कि अच्छी लग रही है डाल दी, नहीं। बेसिक उसका कोई फंक्शन तो होगा ना, उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऐसे ही यहाँ पे भी इस मायोग्लोबिन का फंक्शन है। सेकेंडरी वर्क क्या है इसका, कलर भी दे रहा है साथ साथ। व्हाइट मसल फाइबर में कम होता है इसलिए इनमें कलर नहीं आ पाता, लेकिन रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन भर भर के होता है, जिससे इनका कलर रेड आ जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है, ये मायोग्लोबिन भी रेड कलर देगा। इस मायोग्लोबिन का प्राइमरी वर्क क्या है, ऑक्सीजन का स्टोरेज। दे डोंट हैव मायोग्लोबिन। या तो होगा ही नहीं, या फिर होगा तो बहुत कम होगा, और वेरी लेस। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, इतना कलर नहीं आएगा। यहां पे दे हैव हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, मायोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि भाई एनर्जी सप्लाई कैसे यूज करते हैं। देखिए, एनर्जी के लिए क्या करते हैं, इनमें और भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ये तो बात हमें पता है भाई, ये एटीपी, ये वाली एटीपी बहुत कम टाइम में सारी यूज कर लेंगे, ये थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन के बेस पर डिपेंड किया। हमने ऐसा बताया था ना कि भाई जो शॉर्ट रन भागते हैं ना, स्प्रिंटर वाले होते हैं, इनके साथ क्या होता है कि जब बहुत तेज तेज भागते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन तो आसमान में सफिशिएंट ही है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई चाहे कितनी बढ़ा लो तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी। इनसफिशिएंट होते क्या आएगी, फैटिगनेस आनी शुरू हो जाएगी मसल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होते ही मायोग्लोबिन के अंदर है नहीं, वहीं पे इनकी मसल्स वीक पड़ जाएंगी और इनकी स्पीड धीमी होती चली जाती है। तो यही रीजन होता है इनकी स्पीड धीमी हो जाती है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो क्या बोलेंगे, दे वर्क इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं दे हैव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनके पास ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती, दे डोंट हैव सफिशिएंट, मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं होती सफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये वर्ड मार्क कर लीजिएगा। जबकि इनके पास होती है भाई, धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे बंदा आराम से धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे एनर्जी यूज करेगा, जितनी की उसे जरूरत होगी उतनी यूज कर रहा है। आसमान से ले भी रहा ऑक्सीजन, अंदर आ रही है, ज्यादा उसे तेज भाग रहा है, जो उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़े तो आराम से उसका काम चलता रहता है। फैटिगनेस नहीं आती यहाँ पे, और यहाँ पे फैटिगनेस भी आ जाती है। दे कॉज फैटिगनेस, यहाँ पे फैटिगनेस आती है, यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पॉइंट, दे हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन। इसलिए एक वर्ड और यूज करते हैं यहाँ पे, इनमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई ये तो कोई बात नहीं भाई, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी तो एनारोबिक होगा, सफिशिएंट होगी तो एरोबिक होएगा। तो एन एरोबिक, यहां पे एरोबिक बोल देंगे, ठीक है। यहां पे फैटिगनेस भी नहीं आती, नो फैटिगनेस आकर, फैटिगनेस भी नहीं आई, ठीक है। अब तक हमने 4 पॉइंट बना लिए। लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करती है, मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है, फैटिगनेस नहीं आती और सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। देखिए भाई, ज्यादा ऑक्सीजन यूज करने के लिए एनर्जी बनानी पड़ती है। एनर्जी बनती कहां पे है, हमने पढ़ा होता है जब 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। तो वही बात आएगी यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं तब एनर्जी बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा,
तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, उसको कम कर दो, जितनी की जरूरत है उतने से कम चला लेंगे, ज़्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है। दे हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे भाई ऑक्सीजन ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, तभी तो अच्छे से एनर्जी बना पाएगा और फैटिगनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे। दे हैव हाई माइटोकॉन्ड्रिया। इवन क्योंकि मायोग्लोबिन यहाँ पे वो भी ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा बच्ची बुच्ची। एक दो चीज और देखते हैं। यहाँ पे क्या होती है भाई, देखिए ये मसल बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत तेजी से रिलैक्स करती हैं। और बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कैल्शियम क्या कर रहा था, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होके एक्टिव साइट बाय अनमास्क कर रहा था, जो मायोसिन के लिए थी एक्टिन के ऊपर, ठीक है। तो वो भी ज्यादा चाहिए होता है, जल्दी जल्दी अनमास्किंग होगी, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो उसके लिए ज्यादा चाहिए। यहाँ पे ज्यादा चाहिए क्योंकि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, तेज तेज भागने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे भाग रहा है तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम। कैल्शियम भी इनके पास हाई रहता है, ठीक है। जबकि इनके पास क्या लिखेंगे, दे हैव लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये इनकी खासियत होती है। इन मसल्स के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए सारे। ये दो तीन डिफरेंस होते हैं, पेपर में आते हैं, स्पेशली नीचे वाले जो दो तीन है, फैटिगनेस नहीं आना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैल्शियम और मायोग्लोबिन कंटेंट किसमें ज्यादा होता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट लिख लीजिए। थोड़ा सा भी साइड हो गया था कैमरा, देख लीजिए एक बार। हाँ, तो आगे देखते हैं अब हम। आप एक बार इसका ग्राफ देखिए कोई भी पिगमेंट होता है जो भी ऑक्सीजन स्टोर करता है, उसका एक ग्राफ बनता है कि कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है उसके आसपास, कितनी मतलब ऑक्सीजन ने, और कितना वो सैचुरेट कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर पा रहा है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऐसे ही मायोग्लोबिन में होता है। लेकिन क्या होता है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है बाइंड करने की, अलग अलग प्रेशर पे। कोई क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी भाई बाइंड करने की ऑक्सीजन को, वो कम प्रेशर पे भी ज्यादा बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा अपनी तरफ। जिसकी कम होगी वो ज्यादा प्रेशर होगा तब भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होता है, हर पिगमेंट के लिए अलग ग्राफ बनता है। एक बार वो ग्राफ देख लीजिए, कितना प्रेशर होता है और कितना वो बाइंडिंग करता है। देखिए एक बार एक साइड हम हीमोग्लोबिन का बनाते हैं और एक साइड मायोग्लोबिन का। देखिए यहां परसेंट, यहां क्या होगा, यहां प्रेशर होगा और यहां परसेंटेज सैचुरेशन होगा। मतलब कितना परसेंट वो सैचुरेट हो गया, कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है वो अब, और कितनी कर ली उसने सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन में जो ग्राफ बनता है वो बनता है सिग्मोइड कर्व। यहां पर आगे पढ़ेंगे, सिग्मोइड कर्व बनता है। यहां पे वैल्यू आती है P50 वैल्यू, मतलब यहां पे कुछ प्रेशर की वैल्यू होती है पर्टिकुलर, जहां पे क्या होता है हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है। 50% जहां पे सैचुरेट हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यहां पे कुछ उसकी वैल्यू आती है प्रेशर की, उसको बोलते हैं P50 वैल्यू। इससे डिसाइड होता है कि कौन सा जो पिगमेंट है उसकी कितनी अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। P50 वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा वो बाइंडिंग कर पाएगा ऑक्सीजन की, और जितनी ज्यादा होगी उतनी कम कर पाएगा। देखिए P50 वैल्यू क्या बताती है कि 50% हीमोग्लोबिन या 50% कोई पिगमेंट
कितने प्रेशर पे ऑक्सीजन के सैचुरेट हो गया। अब जो जल्दी सैचुरेट हो गया, सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अपने पास खींच रहा होगा, चाहे प्रेशर कम होएगा तो अब प्रेशर कम रहेगा तो और अच्छी बात है, कम प्रेशर पे वो जल्दी जल्दी सैचुरेट हो रहा है तो मतलब अच्छा पिगमेंट है ना। और कोई हाई प्रेशर पे जाके सैचुरेट हो रहा है 50% तो थोड़ा ठीक ठाक पिगमेंट नहीं है, तो ये वैल्यू होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक वैल्यू आती है यहाँ पे 95 mm, उस पे हीमोग्लोबिन हम मानते हैं 100% सैचुरेट हो गया। वैसे हीमोग्लोबिन कभी 95% ज्यादा सैचुरेट होता ही नहीं है, पर उसे हम 100% बोल देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न रहता है। जबकि मायोग्लोबिन में बनाए तो यहाँ पे 95%, ये इसका 100% होता है। मायोग्लोबिन में जो कर्व बनता है उसका देखिए एक बार, परसेंटेज सैचुरेशन और प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर लेते हैं वो mm/Hg लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या रहता है, ये जो ग्राफ बनता है ये इस तरह से चलता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, कर्व की शेप जरूर याद रखिएगा, कर्व की शेप पूछ जाती है कई बार कि कौन सा कर्व किस लिए बन रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये कितने परसेंट पे 100% सैचुरेशन होता है, किस वैल्यू पे, करीब 20 mm/Hg। ये देखिए फर्क कितना है, ये 100% सैचुरेट हो रहा है 95 mm/Hg पे, जबकि ये 20 पे हो गया। तो मतलब ये एक अच्छा ऑक्सीजन बाइंडर होता है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच सकता है। कैपेसिटी तो बेसिकली कितना बाइंड करता है वो तो इक्वली दोनों की, लेकिन कौन जल्दी जल्दी बाइंड कर सकता है एफिशिएंटली, वो ज्यादा मायोग्लोबिन की होती है। सो ये लिखते हैं मायोग्लोबिन हैज मोर एफिशिएंसी, मोर एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है कि उसको बांधने की एबिलिटी, मतलब कौन ज्यादा जल्दी बांधना चाहता है एक दूसरे को, कौन ज्यादा ऑक्सीजन को बांधना चाहता है जल्दी, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट सामने आया। ठीक है, इसे एक बार ग्राफ को बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसल वाला पोर्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आएगा इस चैप्टर का स्केलेटल सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे मसल टॉपिक से रिलेटेड ही से हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आंसर करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स where only myosin protein present। ठीक है, आंसर है आई बैंड, एच जोन, इसको एच जोन कर लेते हैं, ए जोन और डी एन, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो देखिए इसमें से क्या आंसर आएगा। तो देखिए जब हमने मसल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने किस तरह पढ़ी थी, इस तरह से स्ट्रक्चर होती थी हमारी, सेंटर में एक एम लाइन होती थी, यहां से मायोसिन प्रोटीन निकल रहे होते थे, इस साइड हमारी जेड लाइन होती थी, जेड लाइन से एक्टिन प्रोटीन निकलते थे बीच में से दोनों साइड। लेकिन क्या होता था, देख इन्होंने क्या बोलते हैं, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कौन सी हमारी, ये वाली, ये दो, इन दोनों के बीच में गैप है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये वाले जोन की बात कर रहे हैं हम एक तरह से, एक्टिन प्रोटीन के बीच की ये वाला जोन, ये जो जोन बन रहा है पूरा। और इस जोन का क्या नाम बताया था हमने, जो क्या होता था जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते थे, ए जोन के अंदर होता था। बाकी ए जोन के अंदर ना कुछ जोन ऐसा भी होता था जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों है।
लेकिन जहां पे सिर्फ मायोसिन है उसको हम नाम बोल देते हैं एच जोन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एच जोन आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर इस तरह आ जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। एक चीज और देखिए रेड मसल जो होती है, इसको थिक मसल भी बोला जाता है, थिक मसल। और जो व्हाइट मसल होती है इसको थिन बोला जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक रेड मसल के साथ में, एक थिक मसल के साथ में 6 थिन मसल आती है, 6 थिन मसल इसे सराउंड करती है। मतलब ऐसे रॉड्स की फॉर्म में होती है ना। थिक के साथ में कितनी है, एक थिक होगी, 1 थिक, उसके साथ 6 थिन। और यदि थिन मसल होती है तो उसके साथ में 3 थिक मसल होती है बड़ी बड़ी। इफ 1 थिन, तो उसके साथ में कितनी होंगी, 3 थिक। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। और एक चीज और भाई, ये चीज थिक और थिन की एक्टिन और मायोसिन पे भी अलाउ होती है। थिक फिलामेंट हम एक्टिन और मायोसिन में भी बोलते हैं। मायोसिन को भी थिक बोल सकते हैं और एक्टिन को भी। यही सेम रूल उस पर भी अलाउ होगा कि थिक के साथ 3, एक थिक के साथ 6 थिन, और एक थिन के साथ 6, और एक थिक के साथ 3 थिक। ये एक्टिन और मायोसिन पे भी अलाउ होता है। जैसे हमारा रेड और व्हाइट पे होता है, ऐसे इन पे भी अलाउ होता है। ठीक है, बेसिकली इन पे ज्यादा होता है, इन पे कम होता है, इन पे ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों में याद रखिएगा, दोनों में ही सही बात होती है। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे देखते हैं। बाय।